यस सर। जी, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ईआर मॉडल, उसके कंपोनेंट्स को कि ईआर मॉडल बनाने के लिए हमें कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं। कंपोनेंट्स की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ हमने डिस्कस की थी, उनके सिंबल्स को डिस्कस किया था। देन हमने एट्रीब्यूट्स को और उनकी टाइप्स को डिस्कस किया था, और रिलेशनशिप, उसकी टाइप्स, और फिर हमने टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, जिसमें वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था। यूनरी रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था। देन बाइनरी रिलेशनशिप को डिस्कस किया था, और हमने टर्नरी रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस किया था। कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? दो एंटिटीज़ जब आपस में लिंक्ड हैं तो उनके दरमियान फिर हम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं, सिंबल्स को अटैच करते हैं, और सिंबल्स डायग्राम में शो करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़। तो कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स को हमने यूज़ किया था, और फर्दर फिर हमने लास्ट में मिनिमम कार्डिनैलिटी एंड मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या होती है, ये चीज़ें डिस्कस की थी। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कुछ एक दो और टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था कि जनरलाइजेशन क्या होती है और स्पेशलाइजेशन क्या होती है। तो मेरा ख्याल है ये टॉपिक्स लास्ट टाइम थोड़ा सा रह गए थे, तो इनको भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि जनरलाइजेशन क्या होता है। एंटिटीज़ को जब हम डिफ़ाइन करते हैं सिस्टम के अंदर, तो कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम एज अ जनरल कंसीडर कर लेते हैं कि ये एंटिटी हो सकती है, लेकिन एंटिटी को वेरी प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो जनरलाइजेशन के अंदर हम एंटिटी को एक अपर लेयर के ऊपर लेते हैं एज अ होल, लेकिन दैट इज़ नॉट क्लियर। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि हम अगर ह्यूमंस एक एंटिटी का नाम रख दे, तो ह्यूमंस से हमें क्लियर नहीं होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो human is like a simple way of declaring an entity rather than we are declaring a student, lawyer, या कोई भी हमारे पास अदर एंटिटी हो सकती है। तो जनरलाइजेशन के अंदर हम एंटिटी को एज अ जनरल डिस्कस करते हैं, बट हम अपनी रूटीन एनवायरनमेंट के अंदर कोशिश करते हैं कि टू द पॉइंट एक स्पेशलाइज्ड वे के अंदर एंटिटी को डिक्लेयर करें, जिससे हमें पता लगे कि हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पेशलाइजेशन के अंदर आप मोर स्पेसिफाई करते हैं एंटिटी को वाइल आइडेंटिफाइंग, लाइक हम स्टूडेंट, लॉयर, टीचर, अकाउंट्स या मैनेजर या कोई भी एंटिटी को जब डिस्कस करते हैं सिस्टम के अंदर, तो दैट इज़ मोर क्लियर। तो एंटिटी जो है वो या तो जनरलाइज हो सकती है या स्पेशलाइज्ड, लेकिन वी प्रेफर दैट एन एंटिटी शुड बी स्पेशलाइज्ड, लाइक उसको क्लियर होना चाहिए किस बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका ह्यूमन जो है दैट इज़ मोर जनरल, और अगर आप स्टूडेंट उसको डिक्लेयर कर दें या एम्प्लॉय डिक्लेयर कर दें, दैट इज़ मोर क्लियर। तो ये दोनों छोटे से टॉपिक है। तो ईआर प्रोजेक्ट्स को हमने डिस्कस करना है। ईआर डायग्राम्स, ये हमारे पास कुछ सॉल्व एग्जांपल हैं, स्टेटमेंट्स हमें गिवन हैं, और उन स्टेटमेंट्स की बेस पे हमें ये डायग्राम्स भी गिवन हैं। तो हम स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और देखेंगे कैसे ये डायग्राम जो हैं बनाई गई हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कि ड्रॉ एन ईआर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, आइडेंटिफाई कार्डिनैलिटी, एग्जिस्टेंस एंड optionality for subtypes of each of relationship। तो ये जस्ट एक क्वेश्चन है। नीचे हमें स्टेटमेंट गिवन है कि हमने करना क्या है। तो एक हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है, a company has a number of employees, each employee may be assigned to one or more projects। यहाँ पे आप देखें एम्प्लॉयज़ की और प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है कि हर एम्प्लॉय को कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई कि इस क्वेश्चन के अंदर किस चीज़ की बात हो रही है। एम्प्लॉय की बात हो रही है और एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट असाइन करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो दैट मीन्स कि एक एम्प्लॉय हमारे पास एंटिटी है और अदर हमारे पास प्रोजेक्ट है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ईच एम्प्लॉय में बी, वर्ड आप यहाँ पे
देखें कि मे बी असाइन टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स। तो मे बी का मतलब है कि पहले तो उसने खुद से कह दिया कि मे बी वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा को प्रोजेक्ट असाइन किया जा सकता है, और फ़ौरन से उसने यहाँ पे कह दिया और मे नॉट बी असाइन टू अ प्रोजेक्ट। तो मे नॉट बी का मतलब क्या है कि ऑप्शन के हो सकता है किसी एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट ना असाइन किया जाए। तो दैट इज द यूज ऑफ कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स हियर, कि हमने पहले लाइन में पढ़ा कि मे बी असाइन टू वन और मोर, बट फॉरन से उसने कह दिया कि मे नॉट बी असाइन टू एनी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शनल का साइन लगेगा। तो हमने सिंपल, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जब हमने इसको इधर से पढ़ना है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय इज असाइंड टू वन प्रोजेक्ट और मैनी, और इट मे नॉट बी असाइंड टू एनी। तो यहाँ फिर हम दूसरी एंटिटी के साथ अपने जो कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स के सिंबल हैं उनको अटैच करेंगे। इसी तरह अगर हम इसको देखें, अब देखें कि एम्प्लॉयज़ की एंटिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ की एंटिटी जब उसको हम टेबल की फॉर्म में देखते हैं, तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर बहुत से लोगों का रिकॉर्ड होगा, बहुत से लोग होंगे एम्प्लॉय, उनका आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, या उसका कोई भी एम्प्लॉय का टाइटल होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एन एम्प्लॉय इज असाइन टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स, या वो किसी पे भी असाइन नहीं किया जा रहा है। तो एक एम्प्लॉय, यहाँ पे बहुत से एम्प्लॉयज हैं, एक एम्प्लॉय या तो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, या बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, या वो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है। तो ये हमारा एक रियल लाइफ का यहाँ पे लाइक इम्प्लीमेंटेशन है कि हम डेटा को कैसे रिलेट करते हैं कि एम्प्लॉय एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है या किसी पे भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट होगी प्रोजेक्ट एंटिटी के अंदर कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उसका क्या नाम है, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग एंडिंग और अदर लाइक डेट्स क्या है। तो प्रोजेक्ट भी डेफिनेटली किसी ना किसी एम्प्लॉय के पास है। अब यहाँ पे अगली जो हमें कंडीशन गिवन है, अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव, यहाँ पे ये जो मस्ट का वर्ड यूज कर रहा है, must mean लाजमी। A project must have at least one employee assigned। तो वो कहता है कि must have assigned at least, लाजमी एक पर्सन किसी ना किसी एक प्रोजेक्ट को तो लाजमी असाइन है। and may have several employees assigned, तो एक प्रोजेक्ट को एक पर्सन तो लाजमी असाइन है, बट इट मे हैव मैनी एम्प्लॉयज असाइंड। तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक बंदा कम से कम होना चाहिए, और फिर ज़्यादा वो जितने भी हो सकते हैं। तो दैट इज़ लाइक सिंपल, हमारे पास यहाँ पे कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब उसने बात की थी कि अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन, तो कम से कम एक की वजह से यहाँ पे हमने मिनिमम कार्डिनलिटी के लिए सिंबल यूज़ किया है। तो मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस साइड पे आपकी मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है, मैक्सिमम मैनी है, यहाँ पे मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी मैनी। देन हमारे पास ये क्लियर है फर्स्ट एग्जांपल, इसका कोई इशू? नो सर। ठीक है। देन ये इसके साथ छोटी सी एग्जांपल है, अ हॉस्पिटल पेशेंट हैज़ अ पेशेंट हिस्ट्री। हॉस्पिटल आप विजिट करते हैं, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल विजिट करता है, तो पेशेंट की हिस्ट्री मीन्स का रिकॉर्ड जो है वो हॉस्पिटल में या क्लिनिक में सेव किया जाता है। तो ये एक पेशेंट और उसके हिस्ट्री रैकेट के बारे में एग्जांपल है। ईच पेशेंट हैज़ वन और मोर हिस्ट्री रैकेट्स। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, थोड़ा सा आपने इसको फोकस करना है। इसने कहा है ईच पेशेंट हैज़ वन और मोर। तो वन और मोर मीन्स के पेशेंट का कोई ना कोई रिकॉर्ड तो है जो पेशेंट वहाँ पे विजिट कर रहा है। तो दैट मीन्स के वन मिनिमम हमारे पास कार्डिनलिटी है, और एक पेशेंट अगर बार बार क्लिनिक जाता है या हॉस्पिटल जाता है तो उसके और भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो एक पेशेंट की एक हिस्ट्री कोई भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अदर साइड पे क्या कहता है, ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड। अब यहाँ पे बहुत से रिकॉर्ड्स बहुत से लोगों के होंगे, तो कोई ना कोई जो एक रिकॉर्ड आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे पूरी लिस्ट में से, दैट मस्ट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन पेशेंट। तो एट अ टाइम एक रिकॉर्ड की हम अगर बात करें, डेफिनेटली वो किसी एक पर्सन का ही होगा। यहाँ पे फिर ये यहाँ हमें शो किया गया है ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पेशेंट। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके मैंडेटरी वन का साइन यूज किया है कि एग्जैक्टली वन का यहाँ हमें कहा गया है। तो दैट इज अनदर एग्जांपल। देन थर्ड, एन अकाउंट। एन अकाउंट
can be charged against many projects though it may not be charged against any। तो ये यहाँ पे सिंपल हमें बताया गया है कि अकाउंट में भी चार्ज अगेंस्ट मैनी प्रोजेक्ट्स की मैनी का साइन है और फौरन से उसने कह दिया दो इट मे नॉट बी चार्ज अगेंस्ट एनी, तो उसके लिए फिर हमने ऑप्शनल का साइन यूज किया है। देन अब प्रोजेक्ट, अब यहाँ से जो प्रोजेक्ट्स की डिटेल है, प्रोजेक्ट की एंटिटी है, यहाँ से बात हो रही है कि प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन अकाउंट चार्ज अगेंस्ट इट, इट मे हैव मैनी अकाउंट्स चार्ज्ड अगेंस्ट इट। तो ये सिंपल हमारे पास वन टू मैनी का रिलेशनशिप लग गया। तो ये सिंपल हमारे पास एग्जांपल है। देन फोर्थ इसका पार्ट है ईयर प्रोजेक्ट वन का, एन एम्प्लॉय मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट। तो दैट मीन सिंपल हमारे पास मैंडेटरी वन, एन एम्प्लॉय मस्ट मैनेज अ डिपार्टमेंट, देन अ डिपार्टमेंट मे और मे नॉट हैव वन एम्प्लॉय टू मैनेज इट। तो मे और मे नॉट की वजह से और आगे उसने कहा है वन एम्प्लॉय टू मैनेज इट, तो एक पर्सन हो भी सकता है एक डिपार्टमेंट को मैनेज करे, या हो सकता है कोई भी ना मैनेज करे। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमने ऑप्शनल वन का सिंबल यूज किया। तो ये हमारे पास पहला प्रोजेक्ट, वेरी सिंपल। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? देन हम सेकंड प्रोजेक्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई टू एंटिटी टाइप्स एंड वन रिलेशनशिप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रूल्स, state cardinality and existence of the relationship in each case। A department employs many persons। अच्छा, अब यहाँ पे देखें दो इसने कंडीशंस दी हैं, अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन्स, देन उसका रिवर्स भी दे दिया है, अ पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट। अब देखें जब उसने बात की है अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन्स, तो यहाँ पे मैनी का हमने साइन लगा दिया है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत से लोग होते हैं। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी वन क्यों है? मिनिमम कार्डिनैलिटी यहाँ पे वन का सिंबल क्यों यूज किया गया, ये कौन मुझे बताए? सर क्योंकि वो वन डिपार्टमेंट से होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और कोई? अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी सर पर्सन। क्योंकि डिपार्टमेंट में एक पर्सन लाजमी, तो एक पर्सन लाजमी होगा एक डिपार्टमेंट। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। डिपार्टमेंट के अंदर उसने कहा है कि, मिनिमम कोऑर्डिनेटर वन। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो उसने कहा है कि डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी एम्प्लॉयज। तो डेफिनेटली जब डिपार्टमेंट के अंदर मैनी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज स्टार्ट तो वन से ही हो रहे हैं ना, कम से कम एक एम्प्लॉय होगा, फिर दो होंगे, तीन होंगे, चार, और फिर वो मैनी हो जाएंगे। ये तो नहीं ना होगा कि डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी नहीं है लेकिन बहुत से हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो जब हमें क्या ये दिया गया कि डिपार्टमेंट में बहुत से एम्प्लॉयज हैं, तो डेफिनेटली मिनिमम एक तो हमारे पास है ही है, फिर एक से ज्यादा कोई भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी वन लगा ली है हमने खुद से। then a person is employed by one department at most। तो persons की हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट है, पर्सन की जो एंट्रीज होंगी, हम कहते हैं कि एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा किसी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। एटमोस्ट का यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया हुआ है, तो एटमोस्ट की वजह से या तो पर्सन किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो ये एटमोस्ट की वजह से हमने मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 और मैक्सिमम 1 कि एक पर्सन एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, हो सकता है वो ना भी करे। तो दिस इज कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट अगेन। देन अ मैनेजर मैनेजेस वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट, तो ये सेम चीज, वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, अदरवाइज वो किसी को नहीं करता है। देन रिवर्स, अ डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय वन मैनेजर एट मोस्ट, तो ये हम यहाँ पे इस साइड पे भी सेम देख सकते हैं। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल, a team consists of many players। A team consists of many players। अब अगेन ये ऊपर वाली एग्जांपल है कि जब मैनी प्लेयर आ गए हैं किसी टीम के अंदर, तो मिनिमम एक प्लेयर से बात शुरू होगी ना। मैनी कब होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। जीरो को हम कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं। हम कोई भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, हम जब उसकी काउंटिंग करते हैं हम ये तो नहीं कहते ना कि हमारे पास 0 1 2 3, तो जीरो तो कुछ भी नहीं है। हम काउंट करते हैं 1 2 3 एंड ऑनवर्ड, सो ऑन।
तो एक टीम के अंदर बहुत से प्लेयर्स हैं, दैट मीन्स कि मैक्सिमम कार्डिनलिटी मैनी है और मिनिमम वहाँ पे 1 प्लेयर से स्टार्ट होगा। देन अ प्लेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेयर्स फॉर ओनली 1 टीम, तो एक प्लेयर एक टीम से है, दैट इज लाइक एक प्लेयर बिलोंग करता है एग्जैक्टली 1 टीम से, तो इसको हमने मैंडेटरी 1 यहाँ पे शो कर दिया, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटी इज 1। देन a lecturer, यहाँ पे फोर्थ इसका पार्ट है, a lecturer teaches 1 course at most। अब ये at most के लिए अगेन यहाँ पे हमने maximum कार्डिनलिटी 1 ले लिया और मिनिमम 0 है। and a course is taught by exactly 1 lecturer, तो ये exactly 1 के लिए हमने mandatory 1 का यहाँ पे साइन यूज कर लिया, तो ये भी सिंपल है हमारे पास। then a purchase order may be for many products। परचेज ऑर्डर क्या होता है कि हम जो ऑर्डर करते हैं, सपोज हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है, हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं या हम रूटीन लाइफ में कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो एक ऑर्डर के अंदर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। हमने ऑर्डर किया है, हम उसमें बहुत सी लाइक मेन्यू हम जब सेलेक्ट करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें उसमें सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहता है कि अ परचेज ऑर्डर मे बी फॉर मैनी प्रोडक्ट्स। तो मे बी फॉर मैनी प्रोडक्ट्स का अगेन यहाँ पे मे बी लाइक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैनी प्रोडक्ट्स का जब उसने बात की है तो उसने यहाँ पे 1 लगा दिया है, लेकिन मैं अगर मे को यहाँ पे कंसीडर करूँ तो मे के वर्ड में ऑप्शनल आ भी सकता है। अगर तो आप कहते हो ना कि एक पर्सन बहुत सी चीज़ें प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करता है या एक परचेज ऑर्डर के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे फोकस करें कि मे के लिए यहाँ पे 0 क्यों नहीं आ रहा है, इसको कोई एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे क्या इशू है, ये ठीक है या नहीं है, ये मुझे बताएं। अ परचेज ऑर्डर मे बी फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, तो ये यहाँ पे मैनी प्रोडक्ट्स के लिए तो चलें ठीक है, यहाँ आ गया। अब मे बी के लिए यहाँ पे ऑप्शनल का वर्ड है, मे का मतलब होता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम कार्डिनलिटी के लिए 1 का साइन यूज किया है, ये क्यों है? सर क्योंकि जब ऑर्डर मतलब परचेज किया जाएगा कोई एक तो किया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैं अब आपको उसी पॉइंट पे लेके आ रहा था कि जब हमने ऑर्डर ही कर दिया, हम हमने ऑर्डर जब प्लेस ही कर दिया तो ऑर्डर में कुछ ना कुछ तो होगा। ये तो नहीं ना होता है कि हम ऑर्डर करें और ब्लैंक बिल्कुल उसको खाली छोड़ दें। तो डेफिनेटली जब हमने ऑर्डर प्लेस किया, अ परचेज ऑर्डर मे बी फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली उसमें कम से कम एक चीज तो होगी। हम किसी होटल में जाते हैं या हम किसी शॉप पे जाते हैं, अगर हमने कोई चीज खरीदनी है, हम ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर इज डेफिनेटली फॉर एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट, तो हम एक प्रोडक्ट कम से कम उसमें अपने ऑर्डर में इंक्लूड लाजमी करते हैं, और देयर में भी मैनी, तो इसलिए यहाँ पे 1 का साइन जो मिनिमम कार्डिनलिटी के लिए यूज किया गया, तो मिनिमम कार्डिनलिटी हमारे पास 1 है और मैक्सिमम मैनी। देन अ प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमारे पास जो एंटिटी है, प्रोडक्ट बहुत सी हो सकते हैं किसी भी शॉप में, तो अ प्रोडक्ट मे अपेयर ऑन मैनी परचेज ऑर्डर। अब यहाँ पे देखें मे के लिए उसने ऑप्शनल का वर्ड यूज कर लिया, अब यहाँ पे क्या इशू है इसको भी बताएं मुझे, यहाँ पे उसने मे के लिए ऑप्शनल क्यों यूज किया? क्योंकि सर वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो ऑप्शनल है हमारे लिए। हाँ, जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स हो सकता है बहुत से ऑर्डर्स लाइक बहुत से कस्टमर आते हैं, तो एक प्रोडक्ट सपोज मैं कहता हूँ शैम्पू की बोतल है, तो एक शैम्पू की बोतल हो सकता है बहुत से लोग खरीदें, बहुत से ऑर्डर्स के अंदर वो शामिल हो, लेकिन हो सकता है कि वो किसी ऑर्डर में ना भी हो, तो दैट इज यस मे। सर। तो ये है कि हर प्रोडक्ट हर ऑर्डर में नहीं ना हो सकती है, तो इसलिए मे के लिए यहाँ पे ऑप्शनल का वर्ड यूज किया गया है, और इस साइड पे मे के लिए आपने 1 का साइन यूज किया, क्योंकि एक ऑर्डर के अंदर लाजमी कम से कम एक प्रोडक्ट तो होगी, तो दैट इज कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट सिंबल। तो ये एक हमारा प्रोजेक्ट है, थोड़ी सी यहाँ पे थी कंफ्यूजन जो हमने क्लियर किया यहाँ पे। देन इन अ स्कूल a student may be assigned to 1 or more posts like perfect monitor or
चेयरमैन, तो एक स्टूडेंट को कुछ पोस्ट असाइन की जा सकती हैं, लाइक उसने कहा है 1 और मोर पोस्ट, तो वो परफेक्ट मॉनिटर या कुछ भी जो स्टूडेंट को पोस्ट दी जा सकती है, तो उसके लिए मे बी 1 और मोर, तो 1 और मोर के लिए आपने मिनिमम कार्डिनलिटी 1 और मैक्सिमम मैनी, देन अ पोस्ट मस्ट बी असाइंड टू एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट, तो एक पोस्ट एक ही स्टूडेंट को असाइन की जाएगी, या तो वो स्टूडेंट मॉनिटर होगा या वो चेयरमैन होगा या वो परफेक्ट होगा, एक पोस्ट एक ही स्टूडेंट के लिए। तो ये सिंपल है। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा आप चेंज देखें कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को भी शो करवाया गया डायग्राम में। ऊपर वाले एग्जांपल में हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स के सिंबल नहीं थे, तो जब हम ईआर डायग्राम बनाते हैं तो ईआर डायग्राम के अंदर ये तमाम सिंबल्स को हम अटैच करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में उसने बताया भी है कि स्टूडेंट इज आइडेंटिफाइड विद स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट को आप स्टूडेंट आईडी से आइडेंटिफाई कर रहे हो, लाइक इसको आप प्राइमरी की डिक्लेयर कर रहे हो, जिस एट्रीब्यूट को आप की एट्रीब्यूट डिक्लेयर करोगे उसको आप अंडरलाइन से शो करोगे। तो दो तरह के हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, आपने याद रखना है, एक हम कहते हैं की एट्रीब्यूट्स और एक होते हैं नॉन कीज एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट जिसको आप की के तौर पे यूज कर सकते हो, लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अभी हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडेंट के साथ और भी अगर एट्रीब्यूट अटैच कर दूँ, मैं कह देता हूँ कि स्टूडेंट का रोल नंबर भी एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का CNIC भी एट्रीब्यूट है और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आईडी आपके पास एट्रीब्यूट है। तो हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट बोले हैं कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या CNIC या ये स्टूडेंट आईडी, ये तमाम की एट्रीब्यूट हो सकते हैं। हम इनको किसी को भी एज अ की एट्रीब्यूट ले सकते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये सारी यूनिक हो सकती हैं। तो हम इन तमाम एट्रीब्यूट्स को, अगर ये हमारे डेटा में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम इनको कहते हैं दीज आर की एट्रीब्यूट्स। अब की एट्रीब्यूट्स को हम की रख सकते हैं, लेकिन रखते हम एक ही हैं। पूरे डेटा में से हम किसी भी एक एट्रीब्यूट को एज अ की सेलेक्ट करते हैं। तो जिस एट्रीब्यूट को हम की एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं वो कहलाता है आइडेंटिफायर, जिसकी बेस पे हमारा डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। तो बाकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको हमने एज अ की सेलेक्ट नहीं किया है, तो उनको हम कहते हैं दोज आर नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो की एट्रीब्यूट्स हमें पता होना चाहिए कि हमारे डेटा के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो की एट्रीब्यूट्स कौन से हो सकते हैं। रखना तो हमने एक ही है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत कहीं पे पड़ जाती है कि हम दो एट्रीब्यूट्स को मिला के एक प्राइमरी की बना लेते हैं, मींस दोनों को हम आइडेंटिफाई डिक्लेयर कर देते हैं, बट दैट इज़ रेयर, नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो हो सकता है हमें कहीं ऐसी ज़रूरत पड़े, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द की एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट आर द नॉन की एट्रीब्यूट्स। देन ये फोर्थ एग्जांपल है, in a school a teacher teaches one or more classes, so very simple, one or more classes. Then reverse, each class is taught by one or more teacher, ये भी simple है। एक टीचर एक या एक से ज़्यादा क्लासेस पढ़ाता है और एक क्लास एक या एक से ज़्यादा टीचर्स से पढ़ती है, तो दैट इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल। तो इसको आगे उसने बता दिया, क्लास का आइडेंटिफायर जो है वो टीचर का यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाइड टीचर आईडी है और एट्रीब्यूट उसका नेम है। क्लास इज आइडेंटिफाइड विद क्लास कोड एंड लोकेशन। तो ये हमारे पास उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। देन फर्दर मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल एक और है। सर लास्ट डायग्राम्स में हमने एट्रीब्यूट्स क्यों नहीं शो करवाए? उसमें वो उन्होंने ये एग्जांपल ही आपको दिए ना, तो वो कर तो हम सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसने क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो हमने तो एक डायग्राम जो बनानी है, हम आपको कहा जाएगा ना कि आप एट्रीब्यूट पहले आइडेंटिफाई करें एट्रीब्यूट्स को, फिर आप सिंबल्स अटैच करेंगे। तो जस्ट वो स्टार्टिंग में कुछ आपको समझाने के लिए, रिलेशनशिप और कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट समझाने के लिए एट्रीब्यूट्स तो डेफिनेटली हमने लगानी है। तो एग्जांपल में नहीं लगाया तो नो इशू। यस सर। देन हमारे पास ये हमारा टाइम जो है, मेरा ख्याल है ये 5-7 मिनट रह गया। 40 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये क्लास सेशन ख़त्म हो जाता है। तो पांचवी एग्जांपल ये मैं डिस्कस करके सेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ, उसमें फिर कुछ और चीज़ें हम देखेंगे। तो ये पांचवी एग्जांपल है, अ कंपनी हैज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, द एट्रीब्यूट्स ऑफ, अब ये खुद बता रहा है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड एम्प्लॉई,
एम्प्लॉय आईडी जो आइडेंटिफायर है, नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट है। द कंपनी आल्सो हैज सेवरल प्रोजेक्ट्स, द एट्रीब्यूट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर प्रोजेक्ट आईडी, ये ब्रैकेट में आइडेंटिफायर लिखा है, प्रोजेक्ट का नेम, स्टार्ट डेट, देन ईच प्रोजेक्ट, ये जो हमारा असल यहाँ पे रिलेशनशिप लगानी है, कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स, ईच एम्प्लॉय may be assigned to one or more projects or may not be assigned to a project। तो उसने जब not की बात कर दी है और पहले उसने कहा है कि one or more project, आगे उसने फौरन कह दिया और may not be assigned, that is minimum cardinality 0 और maximum 1 many। देन अ प्रोजेक्ट मस्ट, ये देखिए मस्ट का जहाँ पे वर्ड आ गया है, मस्ट हैव एटलीस्ट वन, तो कम से कम एक एम्प्लॉय जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, कम से कम एक, ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए, तो दैट इज मैनी साइन मैक्सिमम कार्डिनलिटी का। अब एक छोटा सा यहाँ पे आप देखेंगे रिलेशन के ऊपर एक और एट्रीब्यूट भी लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट का बिलिंग रेट है वो आगे बता भी रहा है कि बिलिंग रेट वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका रेट कम है, आसान प्रोजेक्ट का नॉर्मली रेट कम होता है, कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स का रेट ज़्यादा होगा। तो वो आगे ये भी बता रहा है a project must have at least one employee assigned and may have number of employees assigned and employees billing rate। अब क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो एम्प्लॉय ने वो लाइक बिल भी तो लेना है ना। एंड एम्प्लॉयज़ बिलिंग रेट में वेरी बाय प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस किस्म का प्रोजेक्ट है। तो हम एक कंडीशन के अंदर, जो हमारा रिलेशन की कंडीशन है कि रिलेशनशिप हमारा दो एंटिटीज़ के दरमियान लग तो रहा है, लेकिन उसकी प्राइसिंग या उसकी बिलिंग जो है वो भी कंडीशनल है, उसको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी किया जा रहा है। तो बिलिंग रेट को यहाँ पे इस रिलेशनशिप के साथ अटैच किया जा रहा है कि बिलिंग रेट में वेरी। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे ये चीज़ है, अदरवाइज बाकी चीज़ें सेम है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एन एम्प्लॉयज बिलिंग रेट में वेरी बाय प्रोजेक्ट एंड द कंपनी विशेस टू रिकॉर्ड द एप्लीकेबल बिलिंग रेट, और बिलिंग रेट जो है वो कंपनी अपने पास स्टोर करेगी फॉर ईच एम्प्लॉय व्हेन असाइन टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये बिलिंग रेट हमारा कंडीशन इसके साथ लग रही है, लेकिन एम्प्लॉयज की एंटिटी के अंदर ये बिलिंग रेट जो है वो स्टोर होगा। ये अब आप कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि ये बिलिंग रेट का एट्रीब्यूट जो है ये किस एंटिटी के साथ अटैच है, क्योंकि बिलिंग रेट एक एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर स्टोर होगी तो वो किस एंटिटी, यहाँ पे दो एंटिटीज इन्वॉल्व है, तो किस एंटिटी के साथ इन्वॉल्व होगी। तो उसने कहा है कि कंपनी विशेस टू save the wishes to record the applicable billing rate for each employee। तो एम्प्लॉय का बिलिंग रेट है, इसलिए एम्प्लॉय की एंटिटी में स्टोर होगा। मींस कि आप एंटिटी जब डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पे बिलिंग रेट आप अटैच करेंगे उस टेबल के अंदर। तो डायग्राम के अंदर हमने कंडीशन के साथ इसको शो करवा दिया एट्रीब्यूट को, अदरवाइज ये एम्प्लॉय की एंटिटी के अंदर ही स्टोर होगा। तो दिस इज लाइक एन एग्जांपल। मेरा ख्याल है ये समझ आपको आ गई है, आसान है। पर सर ये बिलिंग रेट डिपेंड तो प्रोजेक्ट पे नहीं कर रहा कि जिस तरह का प्रोजेक्ट होगा उस तरह का बिलिंग रेट होगा फिर। हाँ जी, मैंने भी ऐसे कहा है। तो लेकिन ये फिर एंटिटी एम्प्लॉय की होगी। एम्प्लॉय के अंदर ही डेटा आपने स्टोर करना है ना, कि एम्प्लॉय को क्या बिलिंग रेट मिलना है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट की नेचर। सपोज हम कहते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड प्रोजेक्ट की मैं बात ही कर लेता हूँ कि C++ में आप कहते हो कि आसान है काम करना, फिर आप कहते हो कि VLC के अंदर काम करना मुश्किल है। तो C का बिलिंग रेट कुछ और है, VLC का बिलिंग रेट कुछ और है। तो वो रिकॉर्ड जो हमने स्टोर करना है वो तो एम्प्लॉय को हमने बिल पे करना है ना, तो बिल की इंफॉर्मेशन हम एम्प्लॉय के टेबल में स्टोर करेंगे। यस सर। चलें ठीक है, तो ये सेशन मैं एंड कर रहा हूँ। इसके बाद ये 6 से ऑनवर्ड ये भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, और फिर इसका रिलेशनशिप भी अब फिजिकली हमने लगाना कैसे है ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था MS एक्सेस के अंदर। तो आज अगेन मैं अब ये आपको बताऊंगा कि हाउ वी ट्रांसफॉर्म दिस लॉजिकल
मॉडलिंग इनटू फिजिकल मॉडल। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तो अभी मैं ये सेशन स्टॉप कर रहा हूँ। आप फ़ौरन से नेक्स्ट जो मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ उससे आप नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर।